हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। टुडे इज 5th ऑफ सितंबर और 5th ऑफ सितंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूज़। पहले हम डिटेल में करंट अफेयर्स की न्यूज़ डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम एक टेस्ट देंगे। तो आप लोग टेस्ट को ज़रूर करिएगा, ठीक है। कल भी मुझे टेस्ट के आंसर किसी ने नहीं दिए थे। तो फर्स्ट है, कर्नाटक ने नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी है। अब क्या है ये नई सूचना प्रौद्योगिकी, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, 3 सितंबर 2020 को कर्नाटक कैबिनेट ने एक नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2020 को मंजूरी दी है और यह नीति 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य को अपना योगदान बढ़ाने में मदद करेगी, ठीक है। साथ ही इस नीति से राज्य को 6 मिलियन रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी। इस नीति को 2020 और 2025 के बीच लागू किया जाएगा। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो देखिए, इस नीति का मुख्य लक्ष्य आईटी उद्योग को भारत के ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में 30% योगदान देना है, ठीक है। इस नई नीति का उद्देश्य आईटी प्रवेश और नवाचार को बढ़ावा देना, श्रम शक्ति को वितरित करना और साइबर सुरक्षा नीति तैयार करना है, ठीक है। वैसे ये नई नीति लाई क्यों गई है? देखिए, कर्नाटक की अर्थव्यवस्था इसके आईटी पारिस्थितिकी तंत्र के आसपास केंद्रित है, ठीक है। कर्नाटक भारत का आईटी हब है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी क्लस्टर है। इससे केंद्र सरकार को काफ़ी आय प्राप्त होती है और इसके अलावा कर्नाटक 1997 में आईटी नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य था। इसने उद्योग के विकास को बढ़ावा दिया। लगभग 80% वैश्विक आईटी कंपनियों का भारत में संचालन किया जाता है और कर्नाटक में इन कंपनियों के अनुसंधान के विकास केंद्र हैं, ठीक है। अगर बात करें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की कर्नाटक के बारे में, तो देखिए, कर्नाटक सरकार ने नए पारिस्थितिक ESDM क्लस्टर, उसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, के लिए विशेष प्रोत्साहन को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा भूमि पर सब्सिडी का 25% तथा भूमि रूपांतरण दर को स्टॉम्प शुल्क पंजीकरण पर पूर्ण प्रतिपूर्ति दी जाएगी और वाटरशेड कायाकल्प परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इन उपायों के माध्यम से राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की उम्मीद कर रही है। साथ ही यह अगले 5 वर्षों में 43,000 प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने की उम्मीद कर रही है, ठीक है। ये न्यूज़ थी कर्नाटका से। अगली न्यूज़ है, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ने इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है। इसे भारत के साथ लॉन्च किया है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में भी। तो देखिए, बेसिकली हुआ क्या है, अगर इस रणनीति को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी व्यवहार के कई अप्रत्यक्ष संदर्भ हैं। जर्मनी ने बिम्स्टेक और इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का भी सुझाव दिया है। समुद्री सुरक्षा और आपदा जोखिम प्रबंधन पर काम करेगा। जर्मनी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सुधारों में भारत और जापान के साथ सहयोग करने की अपनी इच्छा का भी प्रदर्शन किया है। और बात करें जर्मनी ने ये नीति लॉन्च क्यों की है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, तो देखिए, विश्व का लगभग 90% विदेशी व्यापार समुद्र एक बड़े हिस्से का संचालन भारतीय और प्रशांत महासागरों के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। पहला रीजन तो ये हो गया, व्यापार मोस्टली प्रशांत महासागर और भारतीय हिस्सों से किया जाता है, ठीक है। सेकंड, 25% वैश्विक समुद्री व्यापार मलक्का जलड मरुमध्य से होकर गुजरता है। तो पहला रीजन मैंने आपको बताया, 90% विदेशी व्यापार समुद्र और एक बड़े हिस्से का संचालन भारतीय और प्रशांत महासागर के माध्यम से किया जाता है, इसलिए ये योजना लॉन्च की गई है। और एक और है, 25 वैश्विक समुद्री व्यापार मलक्का जलड मरुमध्य से होकर गुजरता है।
दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर के बीच प्रतिदिन 2000 से अधिक जहाज़ों का परिवहन होता है। इन समुद्री मार्गों में व्यवधान से आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ेगा। ठीक है। और अगर बात करें हम हिंद प्रशांत पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करना भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखिए भारत के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की वार्षिक रक्षा रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। इसमें 350 से अधिक जहाज है और पनडुब्बी है। इसके अलावा चीन हिंद महासागर क्षेत्र में विस्तार करने के अवसरों की तलाश कर रहा है। भारत पहले से ही चीन से इंडो पैसिफिक में लद्दाख स्टैंड ऑफ की तरह के कदम उठाने की उम्मीद कर रहा है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में चीन ने समुद्री पड़ोसियों के साथ पहले से ही विवाद खड़ा कर दिया है, जिसकी विश्व नेताओं ने निंदा की है। इसलिए हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी चालों का मुकाबला करने के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है 3 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की है कि 13 नदियों के कायाकल्प, कितनी नदियों के कायाकल्प, 13 नदियों के का काम कर रहा है। मंत्री ने कावेरी कॉलिंग आंदोलन के जश्न के अवसर पर यह घोषणा की है। तो आइए डिटेल में बात करते हैं इस न्यूज़ को। तो देखिए इसके मुख्य बिंदु की बात करें इस पॉइंट्स के, इस न्यूज़ के, तो देखिए कायाकल्प के अंतर्गत आने वाली 13 नदियाँ कौन कौन सी है पहले नोट कर लीजिए। दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। ब्यास, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, यमुना, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी और ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत गंगा नदी के कायाकल्प के लिए एक विशेष कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। कावेरी कॉलिंग और रैली फॉर रिवर्स आंदोलन दुनिया में नदी के पुनरुद्धार के संदेश को फैलाने के लिए शुरू किए गए थे। अगर बात करें हम कावेरी कॉलिंग की, तो देखिए यह एक अभियान है जिसे ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सुदूरु जग्गी वासुदेव जी ने 2019 में लॉन्च किया था। ठीक है, कावेरी कॉलिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ये एक अभियान है जिसको सुदूरु जग्गी वासुदेव जी ने 2019 में लॉन्च किया था। कावेरी पुनरुद्धार परियोजना के तुरंत बाद इसे लॉन्च किया गया था। यह परियोजना कर्नाटक सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की रही है और इस परियोजना के तहत 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा यह कावेरी बेसिन में निजी कृषि भूमि वृक्ष आधारित कृषि को बढ़ावा देता है। साथ ही इसका लक्ष्य 50 लाख किसानों को अपने खेतों में 242 करोड़ उच्च मूल्य के पेड़ लगाने में सक्षम बनाना है और यह नदी के 1/3 हिस्से को छाया के नीचे रखेगा और भूजल और मृदा स्वास्थ्य में सुधार करेगा। साथ ही ये 5 से 7 वर्षों के भीतर किसान की आय को 3 से 8 गुना बढ़ा देगा। यह अनुमान लगाया गया है कि कावेरी नदी अपने ऐतिहासिक प्रवाह से 40% तक कम हो गई है। रैली फॉर रिवर्स भी ईसा फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन है। इसे तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय सहित 25 वैज्ञानिकों और कानून निर्माताओं के सहयोग से लॉन्च किया गया था। आइए फोर्थ न्यूज़ पे बात करते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को स्टैब्लिशमेंट 22 भी कहा जाता है। इस बल में तिब्बती शरणार्थियों से कमांडो तैयार होते जिन्होंने तिब्बती विद्रोह के बाद भारत में शरण ली थी। तो आइए इस न्यूज़ को डिटेल में बात करते हैं। बेसिकली है क्या ये न्यूज़, तो देखिए हुआ क्या है। जो हमारे बेसिकली जो स्पेशल फ्रंटियर था, जो हमारा SFF है, की स्थापना 1962 में हुई थी। ठीक है, जब भारत चीन युद्ध करीब आ रहा था तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो रहा था। ठीक है, आपको पता ही है। तो देखिए जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, ठीक है, तब हुआ क्या था कि जो हमारी SFF है उसकी स्थापना 1962 में हुई थी। भारत चीन युद्ध करीब आ रहा था। इस बल में शामिल सैनिकों को शुरू में IB रो यहाँ तक कि CIA द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। ठीक है, IB क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। रो आप सबको पता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग।
ठीक है, इन सब ने इनको ट्रेन किया था। वे चक्राता उत्तराखंड बेस्ड एसएफएफ पहाड़ी युद्ध में कुशल है और पैराट्रूपर्स हैं। ठीक है, एसएसएफ के जवान लद्दाख में कड़ाके की ठंड के लिए प्रशिक्षित हैं, उन्हें विकास यूनिट भी कहा जाता है। एस्टेब्लिशमेंट 22 नाम क्यों है इनका, तो देखिए एसएफएफ ने संस्थापक सुजान सिंह उबान, कौन है इसके संस्थापक, सुजान सिंह उबान के बाद अपना नाम एस्टेब्लिशमेंट 22 प्राप्त किया। ठीक है, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में 22वीं माउंटेन रेजिमेंट की कमान संभाली थी। ठीक है, अगर बात करें एसएसएफ की कि आज तक एसएफएफ ने हमारे लिए क्या किया है, मतलब कितना योगदान दिया है भारत के लिए उन्होंने, तो देखिए एसएफएफ ने कोचूसी गंगद्रुक की तिब्बती गुरिल्ला सेनानियों की मदद से बनाया गया था। ठीक है, 1962 में इस बल की स्थापना की ठीक बाद चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। 1971 के बांग्लादेश युद्ध, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 में सियाचिन ग्लेशियर और 1999 में कारगिल युद्ध ने इस बल ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। ठीक है, यह बल आधिकारिक रूप से भारतीय सेना का हिस्सा नहीं है। यह बल भारत के प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष देखरेख में कार्य करता है। भारत सरकार ने भी इसी तर्ज पर लद्दाख स्काउट और नुब्रा गार्ड्स का गठन किया था। इनका रेजिमेंटल गीत कहता है, एक दिन हम निश्चित रूप से चीनियों को सबक सिखाएंगे। ठीक है, तो ये इनका रेजिमेंटल गीत है। ठीक है, और इस राज का खुलासा कैसे हुआ, तो देखिए एसएफएफ इकाई के एक तिब्बती सदस्य की मृत्यु सीमा स्थल पेगोंग त्सो झील के किनारे हो गई थी। पेगोंग त्सो झील के किनारे के पास हो गई थी। 53 वर्षीय नीमा तेनजिन एसएसएफ के लीडर थे। जब भारतीय और चीनी सेना सप्ताहांत के दौरान इस क्षेत्र में घनिष्ठ टकराव में आ गई, उस समय उसकी मृत्यु हो गई। तो ये न्यूज़ थी। डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ को, जो कि है डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड। डब्ल्यूएचओ ने गंभीर कोविड-19 रोगियों में स्टेरॉयड के उपयोग की सिफारिश की। आपको मैंने कल भी बताया था इसके बारे में कि स्टेरॉयड को कोविड-19 के इलाज के लिए अच्छा माना जा रहा है। तो लेकिन अब कल बताया था, लेकिन आज हम डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। तो देखिए हुआ क्या है, बेसिकली जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने हाल ही में कोविड-19 के उपचार के लिए स्टेरॉयड दवाओं के उपयोग की सिफारिश की है। डब्ल्यूएचओ के परीक्षणों में पाया गया है, क्या पाया गया है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स गंभीर कोविड-19 रोगियों में मृत्यु के जोखिम को 20% तक कम कर देती है। ठीक है, अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो देखिए 7 अंतर्राष्ट्रीय परीक्षणों के विश्लेषण में पाया गया कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स ने गंभीर कोविड-19 रोगियों में मृत्यु के जोखिम को कम किया है। परीक्षणों में यह भी पाया गया है कि कम खुराक वाली हाइड्रोकॉर्टिसोन और मिथाइल प्रेडिसोलोन और डेक्सामेथासोन ने गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों की उत्तरजीविता दर में सुधार किया है। ठीक है, अब इन परीक्षणों के बारे में बात करें तो देखिए ये परीक्षण चीन, ब्राजील, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका और स्पेन में किए गए थे। ठीक है, आपको ये तो ज़्यादा पता नहीं होना चाहिए, बट आपको ये पता होना चाहिए स्टेरॉयड के बारे में। ठीक है, तो स्टेरॉयड के बारे में बात करते हैं। स्टेरॉयड एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं हैं। ये सूजन को कम करके काम करती है। ठीक है, सूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के वाइट ब्लड सेल्स बाहरी पदार्थ जैसे वायरस, बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण से बचाते हैं। समझ में आ गया। उसके आगे, हालांकि कुछ मामलों में सूजन शरीर के अंगों के खिलाफ नुकसान का कारण भी बन सकती है। यह तब होता है जब स्टेरॉयड का उपयोग किया जाता है। वे प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधि को कम करता है, जैसे कि आजकल जिम्स में भी यूज होता है। ठीक है, आमतौर पर स्टेरॉयड अंगों को बचाने में मदद करती है। कोविड-19 के मामले में अंतिम चरण में फेफड़े बड़े पैमाने पर और बेसिकली क्षतिग्रस्त कर देता है, फेफड़ों को बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त कर देता है। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार जब इस चरण में उपचार के रूप में स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया जाता है तो रोगियों को अंग विफलता से बचने में मदद
मिल सकती है। WHO की आवश्यक दवाइयों की बात करें तो वैसे ये रहने दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आगे डिटेल में बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ को। नेक्स्ट न्यूज़ है, रक्षा मंत्री रूस की राजधानी मॉस्को में SCO की बैठक में भाग ले रहे हैं। वह 2 सितंबर 2020 को रूस में पहुंचे हुए 3 दिवसीय रूस यात्रा पर हैं। तो वहाँ पे उन्होंने क्या करा, वहाँ पे उन्होंने AK-203 राइफल के विनिर्माण के लिए भारत रूस ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, डिटेल में बात करें तो देखिए, SCO की ओर से रक्षा मंत्री ने अपने रूसी समकक्ष शोइगु के साथ बैठक की। इस मुलाकात के दौरान नेताओं ने AK-203 राइफल सौदे पर हस्ताक्षर किए। इस सौदे के अनुसार रूस के समर्थन का साथ मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में इस राइफल का उत्पादन किया जाएगा। AK-203 के बारे में बात करें तो देखिए, ये राइफलें AK-47 राइफल्स का नवीनतम और सबसे उन्नत संस्करण है। ठीक है, तो AK-47 के अपग्रेडेड वर्जन को ही AK-203 कहा गया है। AK-203 से INSAS को रिप्लेस किया जाएगा। INSAS क्या है? इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम असोल्ट राइफल, जिसमें 5.56 × 45 mm की गोलियां होती हैं। इसके अलावा भारतीय सेना को लगभग 7,70,000 AK-203 राइफल की आवश्यकता है। इनमें से बेसिकली 1 लाख राइफल्स आयात की जाएगी और शेष भारत में निर्मित की जाएगी। बहुत अच्छी बात है ये। इन राइफल्स का निर्माण कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। इसका उद्घाटन PM मोदी ने 2019 में किया था। यह राइफल की लागत $1,100 है, मतलब $1,100 है। इसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण लागत भी शामिल है। INSAS में हिमालय में उच्च ऊंचाई पर मैगजीन क्रैकिंग और जैमिंग जैसी समस्याएं आती हैं। अगर बात करें उन दोनों की वहाँ पे क्या चर्चा हुई है तो देखिए, रक्षा मंत्री ने मेक इन इंडिया और भारत के आत्मनिर्भर बनने की राह पर जानकारी दी। दोनों देशों ने AK-203 असोल्ट राइफलों के उत्पादन के भारत रूस संयुक्त उद्यम की उन्नत चरण चर्चा स्वागत किया। रूस फरवरी 2021 में होने वाली एरो प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सहमत हुआ। राजनाथ सिंह ने शोइगु को 2020 के अंत में होने वाले तकनीकी और सैन्य सहयोग के लिए अंतर सरकारी आयोग में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। रूस ने दोहराया कि वह पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं एरो इंडिया के बारे में। तो देखिए, यह एक द्विवार्षिक एयर शो है। ठीक है, जो एलंका वायुसेना स्टेशन, देखो श्रीलंका नहीं बोला मैंने, बोला एलहंका वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया जाता है। प्रदर्शनी का आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस शो का पहला संस्करण 1996 में आयोजित किया गया था। इस शो के दौरान कई भारतीय एरोस्पेस और विमान उद्योग के निर्माता और सेवा प्रदाता अपने संभावित खरीदारों से मिलते हैं। बेसिकली ये न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ है UNSC के बारे में। क्या है UNSC के बारे में अगली न्यूज़? तो देखिए, UNSC ने क्या किया है, पाकिस्तान के 4 भारतीयों को आतंकवादी घोषित करने का अनुरोध को खारिज किया है। क्या है ये आतंकवादियों का सिलसिला? देखिए, बात करें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में 4 भारतीयों को आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने के पाकिस्तान अनुरोध को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान की ISIS और अल कायदा ऑपरेशन के तहत 4 भारतीय नागरिकों को जोड़ना चाहता था और इसी में UNSC ने मुख्य रूप से सबूतों की कमी के कारण इसे खारिज कर दिया है। भारत को समर्थन देने वाले स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस थे। दूसरी ओर भारत को समर्थन देने वाले गैर स्थायी सदस्य थे जर्मनी और बेल्जियम। ठीक है, मामला क्या है आपको बताता हूँ डिटेल में। तो देखिए, सितंबर 2019 में पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान में काम कर रहे 4 भारतीय ने एक अफगानिस्तान स्थित भारतीय आतंकी सिंडिकेट का गठन किया था। पाकिस्तान के अनुसार वे एक प्रतिबंधित आतंकवादी समूह का आयोजन कर रहे थे जिसे जमात उल अहरार और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान चाहता है कि UNSC उपरोक्त मुद्दे पर खुली बहस करे।
हालांकि यूएनएससी ने अनुरोध को ठुकरा दिया क्योंकि पाकिस्तान यूएनएससी का सदस्य नहीं है। अगर बात करें पाकिस्तान ने ऐसी हरकत क्यों की, तो देखिए पाकिस्तान जनवरी 2021 से पहले भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, जब वह भारत 2 साल के लिए गैर स्थायी सदस्य के रूप में यूएनसी में शामिल होगा। इसके अलावा भारत 2009 के बाद लगातार प्रयासों के बाद जैश ए मोहम्मद प्रमुख का वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने में सफल रहा। पाकिस्तान इससे काफ़ी नाखुश था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसे पाकिस्तान आतंकवाद समर्थक साबित हुआ। भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। इसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया, जिसमें लद्दाख, सर क्रीक, जम्मू और कश्मीर और जूनागढ़ शामिल थे। पाकिस्तान सार्क क्षेत्र में कोविड-19 संकट से निपटने में भारत के नेतृत्व का विरोध करता रहा। अब बात करें आगे के रास्ते की, तो देखिए पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों को आतंकवादी साबित करने का प्रयास कर रहा है, जिससे उसकी खुद की छवि और खराब हुई है। ठीक है, दूसरी ओर आतंकवादी से निपटने के भारत को प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। उदाहरण के लिए भारत ने आर्थिक सहयोग के साथ सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी को अपडेट किया है। भारत और चीन के बीच हालिया संघर्षों और पाकिस्तान और चीन की निकटता के कारण भारत को अपनी सुरक्षा के चिंतित होना पड़ता है। वर्तमान में भारत को अपने पड़ोस में बढ़ते तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता है। तो बेसिकली ये था पूरा मामला, यूएनसी से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। आइए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की। तो देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है 30 नवंबर को भारत एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। क्या है ये शिखर सम्मेलन? तो देखिए भारत 2005 तक एससीओ का प्रवेशक था। ये 2017 में पाकिस्तान के साथ एससीओ का सदस्य बना। तब से भारत संसाधन संपन्न मध्य एशिया देशों तक अधिक पहुंच प्राप्त करने के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर जोर दे रहा है। कौन सी परियोजनाओं पर? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसी कनेक्टिविटी पर। ठीक है, इसके अलावा एससीओ विस्तारित पड़ोस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। अगर भारत के पड़ोसियों की बात करें, इसमें विस्तारित पड़ोसियों की, तो देखिए भौगोलिक दृष्टि से विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। यह आमतौर पर पड़ोस सूची के बाहर है, जैसे कि भारत के पड़ोस में पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है। इंडोनेशिया को भारत की समुद्री सीमा के रूप में शामिल किया गया था। इसलिए विस्तारित पड़ोस आमतौर पर मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीकी और दक्षिणी पूर्वी देश है। इसका महत्व क्या है? भारत मध्य एशिया क्षेत्र में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एससीओ के साथ अपने सहयोग का विस्तार करना चाहता है। यह भारत का कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के माध्यम से हासिल किया जाएगा। कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी की बात करें तो ये नीति 4C पर आधारित है। 4C मतलब कॉमर्स, कॉन्सुलर, कनेक्टिविटी एंड कम्युनिटी। ये नीति किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे 5 देशों पर केंद्रित है। भारत का इरादा इन देशों के साथ ऊर्जा सुरक्षा सहयोग पर कार्य करना है, क्योंकि यह देश यूरेनियम, तेल और गैस में समृद्ध है। कजाकिस्तान ने साथ भारत के मजबूत परमाणु समझौते हैं और भारत टापी TAPI पाइपलाइन पर भी वार्ता कर रहा है। ठीक है, यह क्षेत्र प्राकृतिक गैस, कपास, कच्चे तेल, सोना, एल्यूमिनियम, तांबा और लोहे से समृद्ध है। भारत का एकमात्र विदेशी हवाई अड्डा खारखोर तजाकिस्तान में स्थित है। चिंताएं क्या हैं? देखिए इस क्षेत्र में गोल्डन क्रिसेंट पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान स्थित है। इस क्षेत्र की अस्थिरता का भारत पर प्रभाव पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान एक बाधा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में चीनी सैन्य शक्ति पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार चीनी नौसेना अब दुनिया में सबसे बड़ी है। तो देखिए बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के पास लगभग 350 जहाज हैं और पनडुब्बियां हैं। दूसरी ओर अमेरिका नौसेना के पास 2020 की शुरुआत तक लगभग 293 जहाज थे बस। ठीक है,
रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया है उन चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, चीन का पश्चिमी थिएटर कमांड भारत की ओर उन्मुख है। चीन द्वारा प्रतिवर्ष आवंटित आधारित बजट 174, ये रहने दीजिए, आपको नहीं आएगा समझ। चीन की हालिया आर्थिक नीतियां नवाचार आधारित है, खासकर वो समझ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डाटा उसमें अजीब है और वो इतना जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम इन नीतियों को बात करते हैं। किन नीतियों की बात करते हैं? जो बेसिकली हालिया आर्थिक नीतियां नवाचार आधारित है। जैसे पहली, मेड इन चाइना 2025, इसका उद्देश्य क्या है? चीन के घरेलू नवाचार को बढ़ाना। वन बेल्ट वन रोड, ये आपको मैंने बताया हुआ है पहले। डिजिटल सिल्क रोड, इसे 2015 में OBOR के सबसेट के रूप में घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य चीन केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। चीन का उद्देश्य 2049 तक विश्व स्तरीय सेना का निर्माण करना है। चीन विश्व स्तरीय सेना को एक ऐसे सैन्य बल के रूप में परिभाषित करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से बेहतर है। चीन ने पिछले 2 वर्षों में 2018 और 19 में स्ट्राइड STRIDE में सशस्त्र बलों को भागीदारी बढ़ाई है। स्ट्राइड चीन का एक लाइव सैन्य अभ्यास है। चीन को आने वाले दशक में न्यूक्लियर वारहेड को दोगुना करेगा। अब बोलोगे सर, इतनी सारी चीन के साथ, चीन की इतनी शक्तिशाली है, भारत को क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे? तो भारत को क्या प्रॉब्लम है? देखिए, यह रिपोर्ट भारत के लिए खतरे की घंटी है बेसिकली। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपने पदम चिन्ह का विस्तार करने के अवसरों की तलाश कर रहा है। जैसे उसको मौका मिलेगा वो अपने पद चिन्ह हिंद महासागर में बढ़ाएगा। चीन ने पहले ही 2017 में जिबूती में अपने नौसैनिक अड्डों की स्थापना की है। इसने पाकिस्तान के 2 बंदरगाह जैसे गवादर और कराची में भी अपना प्रभाव बढ़ाया है। चीन 8 युआन श्रेणी के डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों और अन्य हथियारों की आपूर्ति पाकिस्तान को करेगा। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में अतिरिक्त खतरे पैदा होंगे। सो ये न्यूज़ थी बेसिकली हमारी चीन से रिलेटेड। और अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो नेक्स्ट न्यूज़ है EESL टाटा मोटर्स और होंडे मोटर्स से 250 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगी। तो बेसिकली जो 3 सितंबर 2020 को ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह टाटा मोटर्स और होंडे मोटर्स इंडिया से 250 इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद करेगी। कौन खरीदेगी? ऊर्जा दक्षता सेवा, ठीक है। तो इतने मुख्य बिंदु बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स 150 नेक्सॉन इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUVs की आपूर्ति करने वाली है और होंडे मोटर्स सरकारी उपयोग के लिए 100 कोना इलेक्ट्रिक SUV की आपूर्ति करेगा। अगर बात करें इसमें भारत की चिंताएं क्या हैं, तो देखिए, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को व्यापक बनाने से जुड़ी चिंताएं निम्नलिखित हैं। जैसे कि भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में दुनिया में सबसे कम प्रवेश दर है, ठीक है। भारत में पूंजीगत लागत अधिक है। हाल ही के महीनों में रुपए के नाटकीय मूल्यह्रास के कारण भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था। फेम स्कीम के बार बढ़ाया जा रहा है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में कमी है। सहायक बुनियादी ढांचे और नीतिगत वातावरण का अभाव है। आगे का रास्ता क्या हो सकता है इसके लिए? फोकस को सब्सिडी वाले वाहनों से सब्सिडी वाली बैटरी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की कि कंपनियां बिना बैटरियों के इलेक्ट्रिक वाहन बेचेगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में 50% का योगदान करती है। साथ ही बैटरी को प्रोत्साहित या सब्सिडी देना आवश्यक है, ठीक है। देखिए, डिटेल न्यूज़ में लास्ट न्यूज़ है, भारत बिम्स्टेक की बैठक में शामिल हुआ है। तो 2 सितंबर 2020 को भारत ने बिम्स्टेक की बैठक में भाग लिया और सदस्य देशों के बीच सहयोग का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की। इसमें वर्तमान में कोविड-19 चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग का विस्तार करने के तरीके पर चर्चा की गई, ठीक है। अगर बात करें बिम्स्टेक की, तो देखिए, बिम्स्टेक में 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा के माध्यम 1997 में 4 प्रारंभिक सदस्य बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड के साथ की गई थी। राष्ट्रीय रक्षा प्रमुख बिम्स्टेक की
राष्ट्र बिम्स्टेक के राष्ट्रीय रक्षा प्रमुखों की पहली बैठक 2017 में हुई थी। इसका उद्देश्य सदस्य देशों द्वारा आम सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करना था। अगर सार्क की बात करें, सार्क की जगह बिम्स्टेक क्यों, तो देखिए सार्क के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। तो देखिए भारत पाकिस्तान शत्रुता के कारण सार्क का कार्य बहुत प्रभावित हुआ है। यह मुख्य रूप से 2016 में उरी हमले के बाद हुआ। इस वजह से भारत ने 2016 में इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन का बहिष्कार किया था। इसके साथ ही और बात करें तो देखिए मुख्य रूप से 2016 में उत्तरी हमले के बाद हुआ। इस वजह में और भारत, लाओस और वियतनाम जैसे अन्य दक्षिण पूर्व देशों को बिम्स्टेक के माध्यम से ज़मीन से जोड़ने में सक्षम होगा। पाकिस्तान खुले तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से दुश्मनी रखता है। और साफ्ता SAFTA, साफ्ता क्या होता है? सार्क पेरिफेरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट जो 2006 में लागू हुआ, पूरी तरह से चालू नहीं है। सार्क मोटर वाहन समझौता भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में विफल रहा है। भारत द्वारा लॉन्च किए गए सार्क सैटेलाइट से पाकिस्तान अलग को हो गया था। इसने भारत को सार्क उपग्रह का नाम बदलकर साउथ एशिया सैटेलाइट करने के लिए मजबूर किया। बात करें भारत और बिम्स्टेक की, तो देखिए गोवा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ PM मोदी ने बिम्स्टेक नेताओं के साथ आउटरीच शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। तो ये डिटेल न्यूज़ हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। मैंने ट्राई किया है कि आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बिना बोर किए हुए इतनी न्यूज़ पढ़ाऊँ, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। देखिए तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सिंध बैंक के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो S कृष्ण को पंजाब बैंक के MD और CEO नियुक्त किया गया है। अगर बात करें इनके बारे में डिटेल में, तो देखिए बेसिकली इसमें डिटेल का जानने का कुछ नहीं है, सिर्फ इतना जान लीजिए S कृष्ण को पंजाब और सिंध बैंक के MD और CEO नियुक्त किया गया है। और इनकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने पंजाब और सिंध के बैंक के प्रबंधक निदेशक मुख्य कार्यकारी इनको नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसकी जगह ली है? हरिशंकर जी की, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे ऑप्शंस भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से होते हैं, तो आइए इनको भी ऑप्शंस को डेविड कैपेल, पॉप फ्रांसीसी, P इनियन को डिस्कस करते हैं। पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हो गया है। डेविड कैपेल पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर थे जिन्होंने 1987 से 1990 तक इंग्लैंड के लिए 15 टेस्ट और 23 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, ठीक है। कैपेल ने 1981 से 1998 तक नॉर्थ हैम्पटनशायर के लिए 270 प्रथम श्रेणी में खेले। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है पॉप फ्रांसीसी की नई किताब दिसंबर में आएगी। क्या है नई किताब का नाम? लेट अस ड्रीम। यह 1 दिसंबर 2020 को अंग्रेजी और स्पेनिश संस्करणों में एक साथ बाजार में आएगी। पुस्तक में पॉप फ्रांसीसी ने अपने जीवन के 3 प्रमुख संकटों के जरिए बताते हैं कि कैसे ये एक संकट एक व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए सिखा सकता है। इसे साइमन एंड शूस्टर द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, P इनियन ने शतरंज टूर्नामेंट में जीत हासिल की है। भारतीय ग्रैंड मास्टर P इनियन ने प्रतिष्ठित वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। वह संभावित 9 में से 6 जीत और 3 ड्रॉ के साथ आगे बढ़े हैं, 7 अंक बनाकर शीर्ष पर रहे। अपने खिताब को जीतने के लिए इयान ने जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर बार्डोर जोबाव को और सैम सिवियन को और US के सर्गेई एरेनबर्ग और यूक्रेन के नेग्स इलिया को हराया। वो था फर्स्ट क्वेश्चन जिसका हमने क्वेश्चन डिस्कस करा, फिर उसके ऑप्शंस को डिस्कस करा। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव किसके द्वारा शुरू किया गया? तो नेशनल ट्राइबल सुनते ही आपको समझ में आना जाना चाहिए कि ये केंद्रीय जनजातियों का मंत्रालय के द्वारा किया गया होगा। आइए डिटेल में बात करते हैं और उसके बाद फिर बात करेंगे हम इन ऑप्शंस की। तो देखिए नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन केंद्रीय जनजातीय मामलों में मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा ने 3 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।
इसका आयोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल अफेयर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। बात करें हमारे ऑप्शंस की तो देखिए LNT क्या है, लॉर्सन एंड टर्बो की शाखा को पिनाका वेपन सिस्टम की 4 रेजिमेंटों की आपूर्ति के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने आदेश दिए हैं। अनुबंधन में 4 रेजिमेंटों के लिए पिनाका लॉन्चर बैटरी कमांड पोस्ट और संबंधित इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज ESP की आपूर्ति शामिल है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का है। तो देखिए 146 करोड़ प्राप्त हुए हैं। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड की 5 योजनाओं जो समापन के तहत है को वोडाफोन आइडिया से 3 सितंबर 2020 को देय 146 करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान मिला है। यह एक अलग पोर्टफोलियो या MF उद्योग बोलचाल में साइड पॉकेट यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि केवल क्रेडिट इवेंट के दिन परियोजना में निवेश करने वाले निवेशक बकाया राशि की बाद की वसूली भी लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आर्का वेंचर लैब्स का है। आर्का वेंचर लैब्स ने निर्माता में निवेश किया। एक कुबेरनेट्स कंपनी निर्माता ने आर्का वेंचर लैब से एक उद्यम निवेश की घोषणा की जो वैश्विक B2B कंपनियों को पूंजी और मेंटरशिप प्रदान करने वाला एक फंड है। ये एक नया निवेश निर्माता को इंजीनियरिंग सहायता, बिक्री और बाजार में एपेक में विस्तार में तेजी लाने की अनुमति देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पखवाड़ा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो हाल ही में पखवाड़ा कार्यक्रम नागालैंड में शुरू किया गया था। आइए डिटेल में बात करते हैं, फिर हमारे ऑप्शंस को भी बात करते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा के बारे में भी। तो देखिए नागालैंड 1 से 14 सितंबर 2020 तक गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम IDCP मना रहा है। IDCP एक वार्षिक गतिविधि है जिसे पूरे देश में मनाया जाता है। पखवाड़े के दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे वाले सभी घरों को ORS प्रदान किया जाएगा, जबकि दस्त के मामले वाले 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाले सभी घरों को ORS के साथ जिंक टैबलेट मुफ्त में प्रदान की जाएगी। बात करें हमारे ऑप्शंस की तो देखिए मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए जाएंगे कमांड कंट्रोल रूम। मध्य प्रदेश सरकार ने संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने का निर्देश दिया है। यह नियंत्रण कक्ष घर अलगाव और घर संगरोध वाले लोगों को निगरानी करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि हर कमांड कंट्रोल रूम में एम्बुलेंस को भी तैयार रखा जाए। इसी के साथ बात करते हैं हरियाणा की। तो देखिए हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को ऑनलाइन तैयारी, प्रशिक्षण और सलाह देने के लिए M3M फाउंडेशन के साथ एक समझौता किया है। समझौते का उद्देश्य छात्रों को सरकारी नौकरियों के प्रवेश परीक्षाओं की गुणवत्ता की तैयारी का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए दोनों संस्थानों के बीच साझेदारी का निर्माण और उसे मजबूत करना है। गुजरात सरकार, बात करें हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास गुजरात है। तो देखिए गुजरात सरकार विधायकों के वेतन में कटौती करेगी। तो कोविड-19 की महामारी के कारण विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 1 साल के लिए 30% की कटौती करने का फैसला किया गया है। सरकार राज्य विधानसभा और आगामी स्तर में इस आशय का एक विधेयक लाएगी। प्रस्तावित विधेयक एक पुराने अध्यादेश का स्थान लेना और राज्य सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के वेतन में कटौती करके 6.27 करोड़ रुपए की बचत करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इसकी मेजबानी भारत करेगा। बात करें हमारे ऑप्शंस की तो मैंने आपको कल बताया था कि 300 टॉप यूनिवर्सिटी में इंडिया का कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई विश्वविद्यालय नहीं है, बट 400 में विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालय में 2 भारतीय हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए भारतीय संस्थानों में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ विश्व के 400 में 2 हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको कल बता दिया था सब कुछ इस रिपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में बांग्लादेश है। तो नदी के नए मार्ग पर परीक्षण शुरू कर रहा है। बांग्लादेश के दाऊदकंडी से त्रिपुरा के सोनमुरा तक
एमवी प्रीमियर का पूर्व परीक्षण 3 सितंबर 2020 को दाउकंडी से 50 मीट्रिक टन सीमेंट कार्गो के साथ रवाना होकर शुरू हुआ है। ये मार्ग पहली बार अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग करते हुए त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ेगा। यह उद्घाटन मई 2020 में अंतर्देशीय जल व्यापार और प्रामगन के लिए प्रोटोकॉल में दूसरे प्रेसिस्ट के हस्ताक्षर के बाद किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के शीर्ष सांख्यिकी पद किसे मिला है? तो भारत में शीर्ष सांख्यिकी पद शिवाजी को मिला है। देखिए, सरकार ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में 1 सितंबर 2020 को छत्रपति शिवाजी को एक सचिव के रूप में नियुक्त किया है। वे 1986 बैच के कैडर IAS अधिकारी हैं। इसी के साथ हमारे ऑप्शंस की बात करें तो मुरली रामकृष्ण MD और CEO बने हैं साउथ इंडियन बैंक के। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में NK सिंह है। तो देखिए, 15वें वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक 15वें वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक 4 सितंबर 2020 को हुई। अध्यक्ष NK सिंह ने दिन भर की बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक GDP वृद्धि, केंद्र और राज्यों कर उछाल, GST क्षतिपूर्ति, राजस्व घाटा अनुदान और राजकोषीय समेकन पर अंतिम चर्चा के लिए थी। सरकार ने की रेल इतिहास में पहले CEO की नियुक्ति। तो देखिए, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन की मंजूरी दे दी है। ठीक है, और इसने विनोद कुमार यादव को बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। यादव वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसमें 4 अन्य सदस्य होंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोलिंग स्टॉक, वित्त एवं संचालन और व्यवसाय विकास के प्रभारी होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने 7 निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो हाल ही में किसने? उड़ीसा ने। तो देखिए, उड़ीसा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में 3,205.67 करोड़ रुपए के 7 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। 7 निवेश प्रस्ताव की बात करें तो इन्हें राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित किया गया था। जिन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी वे अन्य क्षेत्रों सहित आधारभूत संरचना, पर्यटन, धातु से है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे ऑप्शंस की तो राजस्थान है। राजस्थान सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में किए गए समझौते। राजस्थान सरकार ने विमानन, रक्षा और कपड़ा क्षेत्रों से संबंधित सुविधाओं के विकास के लिए एक निजी कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर प्रवेश किया है। समझौता ज्ञापन से 4,000 करोड़ रुपए के निवेश और राज्य में रोजगार उत्पादन करने का अनुमान है। SVP इंटरनेशनल ग्रुप नामक कंपनी ने विमान रखरखाव सहित रक्षा एरोस्पेस के लिए एक परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। जम्मू कश्मीर में 10 सदस्यीय जैव विविधता का परिषद का स्थापित। कल मैंने आपको ये न्यूज़ डिटेल में बता दी थी पूरी कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों में अपने घटकों के जैविक विविधता का सतत उपयोग संरक्षण के लिए 10 सदस्यीय परिषद की स्थापना की है। और ये प्रावधान 10 सदस्यीय पैनल अध्यक्ष जिसमें 5 गैर सरकारी होंगे। मैंने पूरी डिटेल में बताई थी आपको ये बात। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन में असम भी था। तो देखिए, विधानसभा ने पारित किया एक विधेयक। असम विधानसभा ने मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनः स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है जो वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीय राज्य कानून के तहत शामिल नहीं है। असम धरोहर मूर्त रक्षण, बचाव, संरक्षण और रखरखाव विधेयक 2020 के पारित होने के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ऐतिहासिक बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने रेल इतिहास में पहले CEO की नियुक्ति की। तो देखिए, विनोद कुमार यादव की करी है। बाकी बात करें विनोद कुमार यादव, मुकेश कुमार मीणा, TV सदानंद, राम कुमार। देखिए, एक बार वो सभी न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं जिनके मैं क्वेश्चंस नहीं बना पाया। देखिए, IISc शोधकर्ता ने एक प्रिंटिंग तकनीकी विकसित की है। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग के सेंटर के शोधकर्ता ने कम लागत वाली ऑन डिमांड प्रिंटिंग तकनीक विकसित की है। यह एक इंकजेट प्रिंटर नोजल का एक जाल से ढके हुए रासायनिक उपचार वाले नैनो वायर के साथ बदलता है जो पानी का विकर्षक है। नेक्स्ट है, दुर्घटना में मृत्यु और आत्महत्या का डेटा जारी। तो देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा दुर्घटना में मृत्यु और आत्महत्याओं का डेटा जारी किया गया है। इसके अनुसार भारत वैश्विक दर से बेहतर स्तर पर है। भारत में प्रति 1000 वाहनों पर सड़क दुर्घटना में मृत्यु की
दर 61 है, जबकि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक दर 64 है। और सड़क दुर्घटनाएं, कुल यातायात दुर्घटनाओं का 92.2% और इनमें लगातार गिरावट आई है। सरकार ने 8 प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पाद लॉन्च किए हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने देश भर में जन औषधि केंद्रों के माध्यम से बिक्री के लिए 8 प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पादन लॉन्च किए हैं। इन्हें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत लॉन्च किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो देखिए 2009 के बाद संसदीय आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार प्रश्नकाल में अक्सर कई विपक्ष, प्रश्नकाल आपको पता है ना क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, विपक्ष प्रायोजित व्यवधानों का कामना करना पड़ता है। यह पता चला कि लोकसभा और राज्यसभा 2016 और 19 में एक स्तर को छोड़कर किसी भी स्तर में मौखिक प्रश्नों और उत्तरों के लिए आवंटित समय का 90% उपयोग नहीं कर सके, इसलिए इन्होंने प्रश्नकाल छोड़ने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में 3000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जोड़ा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, असम सरकार ने अतिरिक्त क्षेत्रों को मंजूरी दी है जो बेहतर वन्यजीव संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। नए परिवर्धन के साथ पार्क का कुल क्षेत्रफल बढ़कर 914 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। मणिपुर को तामेंगलोंग ऑरेंज के लिए जीआई टैग मिलने का आसार है। तो देखिए, मणिपुरी काले चावल, जिसे स्थानीय रूप से चचाओं के रूप में जाना जाता है, को भौगोलिक संकेत टैग मिलने का बाद मणिपुर मदारिम समूह की एक प्रजाति तामेंगलोंग को ऑरेंज के लिए जीआई टैग प्राप्त कर सकता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने मुफ्त कृषि बिजली आपूर्ति को संशोधित नीति की मंजूरी दी है। नए मनरेगा कार्डों की उच्च वृद्धि दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों के दौरान 83 लाख से अधिक नए परिवारों को मनरेगा के तहत जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। 1 अप्रैल से 3 सितंबर के बीच यह संख्या पिछले 7 वर्षों की वार्षिक उछाल अधिक है। सीआरपीएफ ने उच्च संवेदनशील क्षेत्रों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल द्वारा नए दिशा निर्देशक जारी किए गए और उन स्मार्टफोनों को प्रतिबंधित करना है जो उच्च संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों में डेटा स्टोर और रिकॉर्ड्स कर सकते हैं। अप्रैल अगस्त में लक्ष्य से अधिक मतलब 3181 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2771 किलोमीटर का निर्माण लक्ष्य रखा था और इन्होंने कितनी बनाई है, 3181 किलोमीटर। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस देश ने यूएई तक पहुंचने के लिए सभी देशों से उड़ानों को अपने आसमान को पार करने की अनुमति दी है? तो हाल ही में सऊदी अरब ने दी है ये अनुमति, ठीक है। नेक्स्ट है, मेट्रो सेवाओं को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में संचालित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में छोड़कर हर जगह मेट्रो चालू की जाएगी। नेक्स्ट है, हिचमे मोचिची को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो ट्यूनीशिया के। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो जापान के साथ। ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय ने सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो छत्रपति शिवाजी को सांख्यिकी और कार्यक्रम के। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, मसूरी पहाड़ियों की रानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, मसूरी पहाड़ियों की रानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ठीक है। आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का प्रशासक कौन है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का प्रशासक कौन है? ठीक है।
ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।